हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, लिसनिंग स्किल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो लिसनिंग स्किल्स में हमने जो लास्ट क्लास के अंदर किया था वो एक बेसिक ओवरव्यू हम लोग कर चुके थे एंड ओवरव्यू के साथ हमने टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्टार्ट की थी कि किस किस तरह की लिसनिंग होती है हमारे पास। तो 2 काइंड्स ऑफ लिसनिंग हम कर चुके थे। पहली कौन सी थी हमारी, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, और दूसरी कौन सी थी, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। तो दोनों लिसनिंग के बाद उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं और क्या है आज आगे चैप्टर में हमारे लिए। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास इवैल्यूएटिव लिसनिंग। इवैल्यूएट करना किसी चीज़ को, इवैल्यूएट करना मतलब किसी चीज़ की जजमेंट को निकालना। जब आप कोई चीज़ सुनते हो या फिर कुछ भी चीज़ देखते हो तो उसका निष्कर्ष आप निकालते हो, लास्ट के अंदर आप उसका कंक्लूजन निकालते हो। तो आप सिचुएशन क्या करते हैं, आप सिचुएशन को इवैल्यूएट करते हैं। जब आप सिचुएशन को इवैल्यूएट करते हैं यानी कि जो भी चीज़ आप सुनते हैं या देखते हैं उसका आपका एक मकसद होता है कि हमें इसके टॉपिक के लास्ट में इसका क्रक्स निकालना है, ठीक है। तो इवैल्यूएटिव लिसनिंग में हम क्या करते हैं, क्रिटिकल काइंड ऑफ लिसनिंग करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्रिटिकल लिसनिंग ही है। तो क्रिटिकल लिसनिंग एंड इवैल्यूएटिव लिसनिंग दोनों सेम होती हैं, बट आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। ऑल दो दोनों की डेफिनेशन जो है वो सेम है, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि सेम है ये डेफिनेशन, तो आप उसको कंबाइंडली भी पढ़ सकते हो, बट मैं मॉड्यूल के अकॉर्डिंग उसको प्रेजेंट अलग अलग तरह से ही करूँगी आपके सामने, ठीक है। तो इवैल्यूएटिव लिसनिंग या फिर क्रिटिकल लिसनिंग बना लो। दोनों के अंदर ही हमारा मकसद क्या है, जजमेंट करना। जजमेंट करना मतलब सामने वाला ऐसा क्यों कह रहा है, इसके पीछे क्या सच्चाई है, जो सच्चाई है उसको निकाल कर लेके आना, यानी कि वी सीक असेस द ट्रूथ ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड। बीइंग ए प्रोफेशनल यही आपको करना है। कंपनी आपको बेवकूफ़ बना जाए तो आपकी पढ़ाई किस काम की, ठीक है। तो आपको इवैल्यूएट लिसनिंग करनी है, यानी कि क्लाइंट आएगा, वो अपनी बातें बताएगा, वो अगर आपको सच्ची लगे तो आप एक्सेप्ट कर लेना, आपको झूठी लगे तो आप उससे प्रूफ मांग सकते हो कि बताओ भाई जो तुम कह रहे हो वही सच है, तभी तो आप केस एक्सेप्ट करोगे ना सामने वाले का। तो वी ऑल्सो जज व्हाट दे से अगेंस्ट आवर वैल्यूज, असेसिंग देम एज गुड और बैड, वर्दी और अनवर्दी। हम लोग जज करते हैं जब सामने वाला कुछ बात करता है तो क्या वो हमारे वैल्यूज़ के अगेंस्ट जा रहा है, क्या वो हमारे असूलों के खिलाफ जा रहा है। हम बोलते हैं ना ये अच्छा इंसान है, ये अच्छा इंसान नहीं है, कि इससे बात करना फ़ायदेमंद है, इससे बात करना फ़ायदेमंद नहीं है, कि इससे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो कैसे डिसाइड करते हैं हम, इवैल्यूएटिव लिसनिंग से। इवैल्यूएटिव लिसनिंग यानी कि जब हम किसी को सुनकर उसके बारे में एक धारणा बनाए, कोई डिसीजन लेते हैं अपना, तो दैट इज इवैल्यूएटिव लिसनिंग, ठीक है। इवैल्यूएटिव लिसनिंग इज पर्टिकुलरली पर्टिनेंट व्हेन द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू परसुएड अस। क्या होता है, जब सामने वाला इंसान आपसे बात करता है तो वो आपको प्रभावित करने की कोशिश करता है, ठीक है। हर इंसान जब आपसे बात करता है तो वो कुछ ना कुछ अपने व्यूज़ आपको सुनाता है, आप सुनते हो, ठीक है। पहला होता है कि अगर आप इवैल्यूएट लिसनर नहीं हैं, यानी कि आप सामने वाले की बातों को सोचते समझते नहीं हैं, सिर्फ वो जो बोलता है वो इम्प्लीमेंट करते जाते हैं, तो आप तो उसके प्रभाव में बहुत ईजिली आ गए, ठीक है। तो इवैल्यूएटिव लिसनिंग अपने को कहाँ हेल्प करती है, जहाँ पर सामने वाला इंसान हमें प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, परहैप्स टू चेंज आवर बिहेवियर एंड मे बी इवन टू चेंज आवर बिलीव्स। वो चाहता है कि उसका बिहेवियर हम अपना लें, और अगर हम मंद बुद्धि है तो हम अपना लेंगे, लेकिन हमारे पास बुद्धि है, हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, तो हम अपने कंसीडर करेंगे सारी चीज़ों को। अगर हमें लगता है कि वो बिहेवियर अपनाने वाला है, उस बिहेवियर से हमें फ़ायदा होगा या फिर वो हमें वैल्यू एडिशन देकर जाएगा, तो हम अपनाएंगे, अदरवाइज नहीं अपनाएंगे। तो यानी कि अगर इवैल्यूएटिव लिसनिंग होगी, हमारे अंदर जजमेंट बनाने की कैपेबिलिटी होगी, दूसरों को समझने की कैपेबिलिटी होगी, तभी हम डिसीजन ले पाएंगे। अदरवाइज कोई भी आकर हमें अपनी तरह से अपनी धुन पर नचाकर चला जाएगा, ठीक है। Within this, we also discriminate between subtleties of a language and comprehend the inner meaning of what is said. ये आपका हर टाइप की लिसनिंग के अंदर, हर एक कम्युनिकेशन के अंदर बेस होता है। सबटलेटलीज ऑफ द लैंग्वेज मतलब जो ये लिखा हुआ है ये सबटलेटलीज हैं, यानी कि लिरिक्स हैं जो उसके लिखे हुए हैं। तो किसी भी लैंग्वेज की जो वर्डिंग्स होती है और उस लैंग्वेज की वर्डिंग्स के जो मीनिंग होती हैं उसको निकालने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेशन आनी चाहिए, हमें कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग आनी चाहिए, और हमें इवैल्यूएटिव लिसनिंग भी आनी चाहिए, ठीक है। टिपिकली ऑल्सो वेग अप द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, डिटरमाइनिंग वेदर इट मेक्स सेंस लॉजिकली एज वेल एज वेदर इट इज़ हेल्पफुल टू अस। अगर हम इवैल्यूएट लिसनिंग करते हैं, यानी कि बातों को तोल मोल कर देखते हैं, तो हम उसकी हर पहलू पर नज़र रखते हैं, चाहे वो प्रोज हो चाहे फिर वो कॉन्स हो। किसी भी आर्ग्यूमेंट्स के प्रोज एंड कॉन्स हमें पता है तो हम नेगोशिएशन पावर के अंदर हो सकते हैं। इसके अंदर ये लॉस है भाई, तो ये लॉस है तो मैं ये डील करूंगा या नहीं करूंगा, ठीक है। तो आप नेगोशिएटिंग पावर को अपनी स्ट्रेंथन कर सकते हो, देख सकते हो क्या लॉजिकली इस पॉइंट का कोई सेंस बनता भी है या नहीं। सेंस बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो गोली मारो। चलो जी,
तो इवेल्युएटिव लिसनिंग को हम बोल सकते हैं क्रिटिकल लिसनिंग, जजमेंटल लिसनिंग या फिर इंटरप्रिटेटिव लिसनिंग। जजमेंटल यानी कि हम जजमेंट करते हैं किसी के लिए, क्रिटिकल लिसनिंग के अंदर भी अगेन जो आपका है जजमेंटल लिसनिंग होती है, और इंटरप्रिटेटिव लिसनिंग के अंदर भी क्या होता है, आप किसी चीज़ को इंटरप्रिटेट करते हो, मतलब समझते हो बातों को, उसका मतलब निकालते हैं, ठीक है। दैट इज द सेम इवेल्युएटिव लिसनिंग। तो इसके नाम क्या क्या हो गए इवेल्युएटिव लिसनिंग के, क्रिटिकल, जजमेंटल या फिर इंटरप्रिटेटिव लिसनिंग, ठीक है। अब मॉड्यूल के अकॉर्डिंग एक बार क्रिटिकल लिसनिंग को और देख लेते हैं क्या बोलते हैं क्रिटिकल लिसनिंग के अंदर। फर्स्ट लाइन सेम है एज पर द इवेल्युएटिव लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग इन ऑर्डर टू इवेल्युएट एंड जज फॉर्मिंग एन ओपिनियन अबाउट व्हाट इज बीइंग सेड। क्या करता है यहाँ पर, जज करता है यानी कि इवेल्युएट करता है कंडीशंस को और एक ओपिनियन बनाता है, एक क्रक्स बनाता है या अपना एक नजरिया बनाता है कि क्या कहा गया है, ठीक है। तो जजमेंट इंक्लूड असेसिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एग्रीमेंट एंड अप्रूवल। जैसे हमने पीछे पढ़ा था प्रोज एंड कॉन्स, वैसे ये क्या करता है, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस को कंसीडर करता है ताकि एक एग्रीमेंट लिया जा सके या नहीं लिया जा सके, इस एग्रीमेंट में अप्रूवल मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो दिस फॉर्म ऑफ लिसनिंग सिग्निफिकेंट रियल टाइम कॉग्निटिव एफर्ट एज द लिसनर एनालाइज व्हाट इज बीइंग सेड रिलेटिंग इट टू एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड रूल्स। रियल टाइम मतलब जो जिस टाइम पर बात कही जा रही है उस टाइम पर आपका दिमाग काम करना चाहिए, यानी कि बाद में सोते सोते बाद में डिसाइड नहीं करना। जिस टाइम आपसे बात की जा रही है तो आपको रिएक्टिव यानी कि एक्टिव रहना है लिसनिंग में, ताकि आप अच्छी जजमेंट कर पाओ। और उस जब आपने कोई बातें सुनी उन बातों को आप एग्जिस्टिंग नॉलेज यानी कि आप लॉज पढ़ते हैं तो उस लॉज के साथ आप उसको बनाकर देखिए कि क्या एक्चुअल में जो बंदा कह रहा है और क्या वो एक्चुअल पॉसिबल है एज पर द प्रेजेंट सिनेरियो, रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या उनकी बातों में और उनके जो उनकी बातों को एग्जीक्यूट करना पॉसिबल है या नहीं। इफ यस तो आप उस डील के लिए आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। वाइल साइमल्टेनियसली लिसनिंग द ऑन गोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्पीकर, यानी कि आपको जो एनालिज्म करना है, यानी कि जो आपको डिसीजन लेना है अपने माइंड में, आपका वर्किंग चलती रहनी चाहिए। सेम टाइम आप क्या करोगे, आप स्पीकर की बातें सुन रहे हो और सेम टाइम आपका जो माइंड है वो वर्किंग कर रहा है, वो जजमेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट है रिलेशनशिप लिसनिंग। रिलेशनशिप लिसनिंग क्या होता है, जैसे कि हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो हम लोग जब आपस में बात करते हैं, अगर जब तक हमारा टॉपिक चल रहा है, हमारा कोई भी टॉपिक चल रहा है, तब तक हम उस टॉपिक के ऊपर काफ़ी देर तक बात कर सकते हैं। जितना लंबा वो टॉपिक है उतनी ही लंबी हम बात कर सकते हैं और एक दूसरे को सुनने में हम इंटरेस्टेड भी होंगे। क्यों, अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट देयर, यानी कि आप इंटरेस्टेड हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर, मैं इंटरेस्टेड हूँ इस कॉन्सेप्ट के अंदर, तो दोनों के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है। उसके अलावा सपोज मैं एक अननोन हूँ, मैं आपको कॉल करती हूँ, तो फिर आप क्या करोगे, 1 मिनट बात कर लिया, 1.5 मिनट बात कर लिया, कितनी लंबी बात करोगे, जब कोई रिलेशनशिप ही नहीं है बात नहीं कर सकते। तो रिलेशनशिप लिसनिंग क्या कहता है कि जब स्पीकर और लिसनर आपस में किसी रिलेशनशिप में बंधे होते हैं तो उस टाइम पर जो लिसनिंग होती है वो काफ़ी इफेक्टिव होती है, ठीक है। देखते हैं, समटाइम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लिसनिंग इन ऑर्डर टू डेवलप और सस्टेन अ रिलेशनशिप। तो आपको अपने स्पीकर के साथ या फिर अपने लिसनर के साथ एक रिलेशनशिप, एक बॉन्ड क्रिएट करना चाहिए। आपने देखा होगा अगर आप किसी भी सेमिनार के अंदर जाते हैं तो उस सेमिनार में क्या करते हैं, वो आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं, तो उस क्वेश्चनिंग में क्या होता है, आप इन्वॉल्व हो जाते हैं स्पीकर के साथ। आपको लगता है कि तो मेरी सिचुएशन के बारे में ही बात हो रही है, आपकी कंडीशंस के बारे में ही बात हो रही है, तो क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो एक मैपअप हो जाता है, एक ही सिचुएशन पे आ जाता है। और जब एक सिचुएशन पे आपका माइंड आता है तो आप घंटों बातें कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, दिस इज वाई लवर्स टॉक फॉर आवर्स एंड अटेंड क्लोजली टू व्हाट ईच अदर हैज टू से व्हेन द सेम वर्ड्स फ्रॉम समवन एल्स वुड बी रादर बोरिंग। तो क्या बोलते हैं, देखो जब लव बर्ड्स आपस में बात करते होते हैं, लवर्स बात कर रहे होते हैं, तो वो छोटी छोटी बात भी इतने ध्यान से सुनते हैं, लाइक खाना खाया, खाने में क्या खाया, तो ये सब बातें भी बहुत ध्यान से सुनते हैं। और हो सकता है कि वही सेम बात अगर कोई दूसरा बंदा बोले तो हम फ़ोन रख दें कि क्या बका रहा है बंदा, इतना बोरिंग है इंसान की ये बातें कोई बताने वाली होती है। बट वहीं पर वो आपका लवर बताएगा तो आप बड़े चाव से सुनोगे कि हाँ हाँ बताओ बताओ क्या हुआ। तो वो क्या है, वो क्यों है, क्योंकि वहाँ पर रिलेशनशिप है, एक बॉन्ड अटैच है। तो वैसे जब स्पीकर का और लिसनर का आपस में बॉन्ड अटैच होता है तो जो आपकी कम्युनिकेशन है वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाती है। तो रिलेशनशिप लिसनिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन एरिया सच एज नेगोशिएशन, सेल्स, वेयर इट इज़ हेल्पफुल इफ द अदर पर्सन लाइक्स यू एंड ट्रस्ट यू। देखा होगा आपने, जो सेल्समैन होते हैं वो काफ़ी दिलचस्प किस्म के इंसान होते हैं, यानी कि जब वो सेल कर रहे होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ भी, तो वो आपसे अपने आप ही कोई ना कोई रिलेशन बना लेते हैं, आपकी तारीफ़ें करते हैं या फिर आपको कोई ना कोई आइडियाज़ देते हैं, कोई एडवाइस, आपको गुरु बना लेते हैं, कुछ भी ऐसा करके वो कहीं ना कहीं बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं आपसे और आपको अपने आप उनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगने लगती है।
तो जब आपको सामने वाले की पर्सनालिटी अच्छी लगने लगती है तो आप उनसे थोड़ा सा अटैच हो जाते हो। यानी कि अगर आपको सेम प्रोडक्ट खरीदना है तो आप उस पर्सन के पास ज़्यादा चांसेस दे जाओगे जिसने आपके ऊपर अपना इम्पैक्ट बनाया है, यानी कि एक रिलेशनशिप क्रिएट किया है। तो रिलेशनशिप क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, हर एक फील्ड में ज़रूरी है। अभी आप स्टूडेंट्स हैं तो हर एक स्टूडेंट क्या होता है, 10 स्टूडेंट्स के अंदर कोई 2 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका इम्पैक्ट अलग होता है, जो बच्चे लाइफ टाइम याद रहते हैं। ऑल्दो सारे बच्चे रहते हैं बट उन 10 के अंदर से 2 बच्चे कुछ सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं जो हमेशा याद रहते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक अलग किस्म का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या फिर रिलेशनशिप कहो तो वो बना कर जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो हर ऑर्गेनाइजेशन में आपकी अपनी पहचान होती है। कोई एक इंसान ऐसा होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का जिसकी बात उसके जाने के बाद भी होती है कि वो इंसान था ना, वो एम्प्लॉय था ना, वो बढ़िया था, वो बढ़िया बंदा था, काम अच्छा करता था। तो क्या है, उसने कहीं ना कहीं अपना रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया था उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और तो किसी के जाने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी जिसके जाने के बाद भी उसकी बात हो तो यानी कि उसने कोई ना कोई रिलेशनशिप बनाया है। वहाँ के जो लिसनर्स हैं अभी भी उस स्पीकर को सुनना पसंद करते हैं जो रिलेशन बनाकर जाता है, ठीक है। तो ये है आपका रिलेशनशिप लिसनिंग के साथ। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास एप्रिशिएटिव लिसनिंग। एप्रिशिएटिव, तारीफ़ें। तारीफ़ें सुनना किसको नहीं पसंद। अगर कोई आपकी तारीफ़ें करता है या फिर कोई काम इसीलिए करता है कि उसको तारीफ़ सुनने मिलेगी, तो उस तरह के लिसनिंग को बोला जाता है एप्रिशिएटिव लिसनिंग। यानी कि मैं कुछ काम कर रही हूँ और मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि एट द एंड मुझे तारीफ़ सुननी है, तो मैं क्या हूँ, मैं एप्रिशिएटिव लिसनर हूँ, मुझे तारीफ़ें सुनना पसंद है। In appreciative listening, we seek certain information which will appreciate. For example, which helps meet our needs and goals. We use appreciative listening when we are listening to good music, poetry, or maybe even the stirring words of a great leader. तो एप्रिशिएटिव लिसनिंग में कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आप सुनना पसंद करते हो, लाइक कोई भी अच्छा म्यूज़िक जो आप सुनना पसंद करते हो, कोई पोएम, कोई भी गाना, कोई भी स्टोरी, किसी भी तरह की कुछ भी आवाज़ें जो आप सुनना पसंद करते हैं, वो सब आपकी एप्रिशिएटिव लिसनिंग के अंदर आ जाएंगी, यानी कि जिसको सुनना आपको अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है सिंपैथेटिक लिसनिंग। सिंपैथेटिक लिसनिंग, जब आपको कोई सिंपैथी शो करता है या फिर आप किसी में सिंपैथी शो करते हो, यानी कि किसी के सुख और दुख में आप शामिल हो जाते हो, उसके खुशी में आप अपनी खुशी जाहिर करते हो और उसके दुख में आप दुख जाहिर करते हैं। तो in sympathetic listening, we care about the other person and show this concern in the way we pay close attention and express our sorrows for their ills and happiness and their joys. तो इसके अंदर क्या होता है, हम सामने वाले से थोड़ा ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और इतना कि हम सिंपैथी शो करने लगते हैं सामने वाले को। अगर बेचारे के साथ कुछ बुरा हुआ है, हाय बेचारा, तो उस तरह से हम जब लिसनिंग करते हैं यानी कि सामने वाले को थोड़ा इमोशनली सपोर्ट करते हैं, तो हम करते हैं सिंपैथेटिक लिसनिंग। और हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिंपैथेटिक लिसनिंग होना ज़रूरी है। यहाँ पर हम जब भी बात करेंगे ना लिसनिंग के बारे में, तो लिसनिंग में हम सिर्फ डायरेक्टली एक उस बंदे की बात नहीं कर रहे हैं जो सुन रहा है, हम दोनों की बात कर रहे हैं, जो बोल रहा है और जो सुन रहा है। क्योंकि जब आप बोल रहे हो तो भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आप सामने वाले की फीलिंग्स का ध्यान रखो, इमोशंस का ध्यान रखो। क्योंकि अगर मुझे पता है आपके साथ दुख हुआ है, आपके साथ कोई दुखद घटना अगर घटी है, तो मैं वही शब्द निकालूंगी ना जो आप सुनना पसंद करेंगे, यानी कि सिंपैथेटिक लिसनिंग में। तो स्पीकर और जो आपका लिसनर है, दोनों के लिए हैं ये पॉइंट्स, ठीक है। चलिए सिंपैथेटिक लिसनिंग के बाद हमारी एक आती है एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथेटिक लिसनिंग जो है सिंपैथी से एक लेवल आगे है। सिंपैथी में हम कहाँ तक पहुँचते हैं, हम दूसरे के दुख को देख के हमें पता होता है कि वो दुखी है, तो हम थोड़े से सांत्वना वाले शब्द बोलते हैं, ठीक है। ये एक लेवल आगे है। ये है कि मतलब जब आप एक्चुअल में फील करने लगते हो कि सामने वाला किस दर्द से गुजर रहा है या सामने वाला कैसे फील ले रहा है, ठीक है। एम्पैथेटिक लिसनिंग में है वी गो बियॉन्ड सिंपैथी टू सीक अ ट्रू अंडरस्टैंड हाउ अदर्स आर फीलिंग। यानी कि सिंपैथी हम सिर्फ यहाँ पर अपनी सांत्वना नहीं दे रहे, हम एक्चुअल में उनके दर्द को फील कर रहे हैं। तो जब आप एम्पैथेटिक लिसनिंग करते हो तो सामने वाले को सांत्वना देने की बजाय आप उपचार देते हैं। This requires excellent discrimination and close attention to the nuance of the emotional signals. Nuance का मतलब होता है आपका बारीकियाँ, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि जब आप एम्पैथेटिक लिसनिंग करते हैं तो आप जो डिफरेंट आपके पास साउंड्स हैं, वर्ड्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, तो उनके डिस्क्रिमिनेशन पे आप ध्यान देते हैं कि कौन किस तरह से क्या बात कर रहा है और हर एक की इमोशनल बारीकियों को देखते हैं। कोई कितना इमोशनल है, क्या उसके इमोशन सिंपैथी तक हैं या वो एम्पैथेटिक बन चुका है, ठीक है। तो व्हेन वी आर बीइंग ट्रूली एम्पैथेटिक वी एक्चुअल फील व्हाट दे आर फीलिंग।
और जब हम एम्पैथेटिक होते हैं तो हम एक्चुअल में वो सब फील करने लगते हैं जो सामने वाला इंसान हमारे लिए फील करता है, या फिर वो जो सामने वाले इंसान जिस भी फीलिंग से गुजर रहा है हम एक्चुअल में सेम फीलिंग करते हैं। ठीक है, अगर आप सामने वाला इंसान सक्सेस अपनी इंजॉय कर रहा है और आप उसके पार्टनर हैं, अगर आप ट्रूली पार्टनर हैं उनके, तो आप एक्चुअल में उनके साथ सक्सेस इंजॉय करेंगे। लेकिन अंदर से जल भून रहे हैं तो आप सक्सेस इंजॉय कैसे करेंगे? सिंपैथेटिक तरीके से करेंगे। ठीक है, गिफ्ट्स ले आए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस टाइप से। लेकिन अगर आप एम्पैथेटिक हैं तो आप एक्चुअल में जैसे कि वो आपकी सक्सेस है उस तरह से आप इंजॉय करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इन ऑर्डर टू गेट अदर्स टू एक्सपोज दिस डीप पार्ट्स ऑफ देम सेल्फ टू अस, वी ऑल्सो नीड टू डेमोन्स्ट्रेट आवर एम्पैथी in our demeanor towards them, asking sensitively and in a way that encourage self disclosure. तो सिग्नल क्या है एम्पैथेटिक लिसनिंग का? सिग्नल ये है कि हम अपने आप को बिल्कुल उन्हीं के सांचे में ढाल लेंगे और साथ में उनको एनकरेज करेंगे। ठीक है, उनको एनकरेज करेंगे कि येस यू कैन डू इट, आप करो इसे, इसको आपको पार करना है। तो इस तरह से हम एम्पैथेटिक लिसनिंग करते हैं। सिर्फ सांत्वना वाले शब्द नहीं, हम उसको उस फीलिंग से निकाल कर बाहर लेके आते हैं। इफ़ दैट फीलिंग इज़ बैड फॉर द सम पर्सन, और अगर वो गुड फीलिंग है तो हम उसे इंजॉय करने देते हैं वो सब चीज़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास थेरापेटिक लिसनिंग। थेरापेटिक लिसनिंग इज काइंड ऑफ मेडिकेटेड लैंग्वेज। थेरापेटिक लिसनिंग के अंदर क्या होता है कि आप सामने वाले को थेरेपी देते हैं। थेरेपी मतलब जैसे कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई किसी डिलेमा में फंसा हुआ है तो आप उसकी बातों को सुनकर उसको एक सॉल्यूशन वे आउट प्रोवाइड करते हैं। सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड करते हैं? आप उसके जो माइंड को है ट्रेन करते हैं उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है कि इन थेरापेटिक लिसनिंग द लिसनर हैज़ अ पर्पस ऑफ नॉट ओनली एम्पैथाइजिंग विद द स्पीकर बट ऑल्सो टू यूज दिस डीप कनेक्शन in order to help the speaker understand, change और develop in some way। जैसे कि आप अपनी काउंसलिंग करवाते हैं किसी डॉक्टर के साथ, वैसे उसी को बोला जाएगा आपका थेरापेटिक लिसनिंग। यानी कि आप अपनी प्रॉब्लम्स लेकर जाओ, जो वो प्रॉब्लम्स आप उनको बताते हैं उस डॉक्टर को, तो वो आपकी प्रॉब्लम्स का वे आउट निकाल कर आपको देते हैं। तो वो आपको एक्चुअल में कोई फिजिकल हेल्प नहीं करते, वो आपके मेंटालिटी को चेंज करने की कोशिश करते हैं, आपके माइंड में नए आइडियाज़ निकालते हैं, डालते हैं, आपकी नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश करते हैं। So this not only happens when you go to see a therapist, but also in many social situations where friends and family seek to both diagnose problems through listening and to help the speaker cure themselves। ठीक है, ये तो बात हुई आपकी मेडिकेटेड लाइफ की। लेकिन कई बार क्या होता है, हम परेशान होते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसा फ्रेंड या फिर फैमिली मेम्बर ज़रूर होता है जिसके पास जाकर हम अपनी सारी बातें डिस्कस करते हैं और हमारे पास अपने आप सॉल्यूशन आ जाते हैं। तो सिर्फ थेरेपिस्ट की बात नहीं है यहाँ पर, थेरापेटिक लिसनिंग उस फ्रेंड के लिए यूज़ हो सकती है, उस फैमिली मेम्बर्स के लिए यूज़ हो सकती है विच यूज टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, एंड ऑल्सो टू हेल्प द स्पीकर। और आप प्रॉब्लम शेयर करते हो तो वहाँ से कुछ ना कुछ आइडियाज़ ज़रूर आते हैं कि आप अपने प्रॉब्लम्स को इस तरह से सही कर सकते हैं। ठीक है, दिस ऑल्सो हैपन्स इन वर्क सिचुएशंस वेयर मैनेजर, ट्रेनर, कोच सीक्स टू हेल्प एम्प्लॉयज लर्न एंड डेवलप। और ये हर फील्ड में आता है। स्टूडेंट के लाइफ में अगर आता है तो स्टूडेंट अपने टीचर के पास जाता है। ठीक है, अब टीचर के लाइफ में आता है तो टीचर क्या होता है, अपने जो साथ में कलीग्स होते हैं या जो हेड टीचर होता है उनके पास जाते हैं। सेम एज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है तो ट्रेनीज ट्रेनर के पास जाता है, ट्रेनर्स अपने मैनेजर्स के पास, मैनेजर अपने एचओडी के पास। ऐसे वो चेन चलती रहती है। यानी कि कहाँ जाओगे? उन लोगों के पास जाओगे जिन पर आप विश्वास करते हो। अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ का दुख है तो आप किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट से पूछेंगे। पर्सनल लाइफ का दुख है आपका तो आप किसी पर्सनल क्लोज फ्रेंड से पूछेंगे या क्लोज फैमिली मेम्बर से पूछेंगे। तो कहाँ पूछेंगे आप? जहाँ से आपको पता है मेरी थेरेपी हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास डायलॉजिक लिसनिंग। डायलॉजिक लिसनिंग वैसे कोई स्पेसिफाइड काइंड ऑफ लिसनिंग नहीं है। इसको डायलॉजिक लिसनिंग इज डायलॉजिक वर्ड्स से आई है आपकी जो डायलॉजिक लिसनिंग है। डायलॉजिक का मतलब क्या होता है? वो डायलॉग मारना, जैसे मूवीज में नहीं मारते डायलॉजिक। तो डायलॉग्स जो वर्ड आया है वो आपका ग्रीस का वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसके अंदर दो वर्ड्स हैं आपका, डाया और लॉग। जो डाया है उसका मतलब होता है थ्रो और लॉग का मतलब होता है वर्ड्स, यानी कि ऐसी लिसनिंग जो थ्रू वर्ड्स की जाए। ठीक है, तो डायलॉजिक लिसनिंग मीन्स लर्निंग थ्रू कन्वर्जेशन एंड एन एंगेज्ड इंटरचेंज ऑफ आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन इन विच वी एक्टिवली सीक टू लर्न मोर अबाउट द पर्सन हाउ दे थिंक। यानी कि थ्रू वर्ड्स जो होते हैं, वैसे तो थ्रू वर्ड सारी होती हैं, बट डायलॉजिक लिसनिंग का जो मेन पर्पस वो आपका रिलेशनल लिसनिंग जो हमने पीछे अभी किया था, यानी कि जिसके साथ आपका बॉन्ड क्रिएट हो जाए या रिलेशन क्रिएट हो जाए, वहाँ पर आप काफ़ी अच्छे से बात कर पाएंगे, काफ़ी अच्छे से घुल मिलकर बोल पाएंगे। यानी कि अंडरस्टैंडिंग थ्रू वर्ड्स कहाँ हो सकती है आपकी? रिलेशनल लिसनिंग के अंदर। यानी कि रिलेशनल लिसनिंग का एक और नाम आ चुका है आपके पास, दैट इज डायलॉजिक लिसनिंग। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास दो हैं, बायस्ड लिसनिंग और सिलेक्टिव लिसनिंग। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम होती हैं, बट आपकी बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा डिफरेंस दिया हुआ है, लेकिन दोनों में एक्चुअल में कोई डिफरेंस नहीं होता। बायस्ड का मतलब भी सेम है और सिलेक्टिव लर्निंग का मतलब भी सेम है। बायस्ड लिसनिंग में क्या होता है कि हम सिर्फ उसी पक्ष को सुनते हैं जिसको सुनना पसंद करते हैं, और सिलेक्टिव लिसनिंग भी सेम होता है, सिर्फ उसी पक्ष को सुनना है जिसको हमें सुनना पसंद होता है। बट बुक के अकॉर्डिंग ऐसा दिया हुआ है कि बायस्ड लिसनिंग के अंदर हम अपने प्री कंसेप्शन पे चलते हैं, ये थोड़ा लेस नेगेटिव है, जबकि सिलेक्टिव लिसनिंग जो है वो थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव आइडिया है आपका। बायस्ड लिसनिंग में क्या होता है, हमारे जो पुरानी जो रीति रिवाज होती है, परंपराएं होती हैं, हम उनके अकॉर्डिंग अपने जो नेचर को है सिलेक्टिव बना लेते हैं। यानी कि हम एक पर्सनल के जैसे कि कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं जिनके बारे में बड़ी चीज़ें फेमस होती हैं, जैसे बनिया है, कंजूसी होगा, पंजाबी है, खुला खर्चा करता है। तो ये क्या होता है कि कास्टिज्म सिस्टम से हम लोग काफ़ी अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो वो क्या होता है कि कम्युनिटी के रिगार्डिंग आपने कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस बनाए होते हैं, अपनी कुछ धारणाएं बनाई होती हैं जो गलत भी हो सकती हैं, बट फिर भी हम उन्हीं धारणाओं के ऊपर चलते हुए जो बातें सुनते हैं तो हम अपनी उन्हीं धारणाओं से अटैच कर जाते हैं, तो दैट इज़ बायस्ड लिसनिंग। ठीक है, ये तो हुआ एक मेन जो स्टीरियोटाइप्स हो गया। स्टीरियोटाइप्स का मतलब यही है किसी क्लासिफिकेशंस के लिए, किसी एक जनरल ग्रुप के लिए, कैटेगरी के लिए आपके मन में कोई धारणाएं होना। उसके बाद है अदर बायसेस, भी किसी और भी बेसिस पे आप बायस्ड कर सकते हो। यानी कि इंसान हमेशा झूठ बोलता है तो इस बार भी झूठ बोल रहा होगा, या इंसान ऐसे ही करता है तो अभी भी ऐसे ही कर रहा होगा, तो हम कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाते हैं। ठीक है, और सिलेक्टिव लिसनिंग में हम क्या करते हैं, सिलेक्टिव लिसनिंग में हम अपना पैटर्न डिसाइड कर लेते हैं कि हमें यही सुनना है। ठीक है, लेकिन आज के सिनेरियो में सिलेक्टिव और बायस्ड वन आर द सेम थिंग। सिलेक्टिव लिसनिंग का मतलब यही होता है कि हम किसी को इग्नोर कर देते हैं कि हमें वो सुनना ही नहीं है। बायस्ड में भी वही करते हैं, हम सामने वाले को इग्नोर करते हैं कि हम एक ही पक्ष को सुनेंगे, हम दूसरे को सुनेंगे ही नहीं। तो दोनों ही लिसनिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सिलेक्टिव लिसनिंग के बारे में देखते हैं क्या लिखता है आगे। This is a more negative type of listening. It implies that the listener is somehow biased to what they are hearing. Bias can be based on preconceived ideas or emotionally difficult communication. Selective listening is a sign of falling communication. You cannot hope to understand if you have filtered out some of the messages and may reinforce or strengthen your bias for future communication. तो सिंपल सी बात यही है कि अगर आप सिलेक्टिव लिसनिंग करते हो तो आपका कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं टूट ही जाएगा, क्योंकि जब एक पक्ष को ही सुनते रहोगे, दूसरा पक्ष जो है वो कब तक बोलेगा, नहीं बोल पाएगा, नहीं बोलेगा तो आपका कम्युनिकेशन छूट गया। तो ये क्या होता है कि अगर आपकी जो जजमेंटल चीज़ें होती हैं, यानी कि इवैल्यूएटिव सिचुएशंस होती है, आप लीगल सिनेरियो में जाओ तो वहाँ पर सिलेक्टिव लिसनिंग करना बहुत घातक साबित हो सकता है और आपको नहीं करनी चाहिए। सिलेक्टिव लिसनिंग या बायस्ड लिसनिंग दोनों ही पक्षों को सुनना चाहिए। अगर कोई जज सिलेक्टिव लिसनिंग करते हुए पाया गया, या फिर कोई लीगल बंदा जिसको मतलब अपॉइंट किया गया है डिसीजन लेने की, और वो सिलेक्टिव लिसनिंग करता हुआ पाया गया, तो उसकी जो पोजीशन है वो कैंसिल भी की जा सकती है। तो सिलेक्टिव लिसनिंग और बायस्ड लिसनिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनिंग। तो एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनिंग क्या होता है, अब सारों को रिला मिला के हमारे पास एक चीज़ें आती है समझ में। एक चीज़ क्या समझ में आती है, ऐसी समझ में आती है कि जो दोनों पक्षों को सुने, एक्टिवली सुने, वर्बल नॉन वर्बल को सुने। ठीक है, यानी कि आप जो बोलकर बता रहे हो और जो आपके एक्सप्रेशंस बता रहे हो उन दोनों में मैच होना चाहिए। दोनों को सुन के जो सब चीज़ें सामने आए, जो ऐसा बंदा हो जो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दे, वो कौन है, एक्टिव लिसनर। यानी कि एक्टिव लिसनर कौन है, जो सारी चीज़ों पर ध्यान दे, हर तरह की लिसनिंग करे आपसे, अपने आँख नाक कान सब खुले रखकर सोचे। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग ऑकर्स व्हेन द लिसनर अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड एज क्लियरली एज पॉसिबल व्हाट द स्पीकर सेज। ठीक है, तो लिसनर जब उस लेवल तक पहुंच जाता है ना जिस लेवल पर स्पीकर आकर बोलता है, यानी कि उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप लिसनिंग है वो इस्टेब्लिश हो जाती है, उस लेवल पर माना जाता है कि आप एक एक्टिव लिसनर है और एक्टिवली लिसन कर रहे हैं। ठीक है, इफेक्टिव लिसनिंग इज अटेम्प्टिंग टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द स्पीकर एंड इम्पैथेसाइज, नॉट सिंपैथेसाइज विद हिम और हर। इम्पैथेसाइज करना है आपको, सिंपैथेसाइज नहीं करना है। इम्पैथेसाइज करना है मतलब क्या, इम्पैथेसाइज करना है मतलब आपको सिंपैथी से बियॉन्ड जाना है, आपको वो फील करना है जिस लेवल के ऊपर आपका स्पीकर है, ना कि सिर्फ सिंपैथी, हाँ ठीक है अच्छे बोलता है, बुरा बोलता है, अच्छा हुआ बुरा हुआ, उस लेवल पे नहीं। ठीक है, एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनिंग आर कंबाइंड एंड सबसम्ड अंडर लिसनिंग। ठीक है, एक्टिव और इफेक्टिव लिसनिंग दोनों सेम ही है, डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते हम इन लोगों को।
डिफ्रेंशिएट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इफेक्टिव लिसनिंग होने के लिए आपको एक्टिव लिसनर होना पड़ेगा और एक्टिव लिसनर होने के लिए आपको इफेक्टिवली उस चीज़ को सुनना पड़ेगा। इफेक्टिवली मतलब अपनी फुल पावर के साथ आपको उसको सुनना पड़ेगा, ठीक है। कंबाइनिंग बोथ मेक गुड सेंस फॉर वन रीजन, अ पर्सन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अनदर। यानी कि इफेक्टिवली लिसन करना है तो आपको एक्टिवली लिसन करना पड़ेगा, और एक्टिवली अगर सुनना है किसी चीज़ को तो उसको इफेक्टिवली सुनना ही पड़ेगा। तो दोनों के नाम अलग हैं लेकिन दोनों इनसेपरेबल है। इनसेपरेबल क्यों है? इनसेपरेबल इसीलिए है कि जब तक आप इफेक्टिवली सुनोगे नहीं, एक्टिव होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? इफेक्टिव का मतलब क्या है? इम्पैथेसाइज वाली सिचुएशन तक पहुंच जाऊं। और एक्टिव का मतलब क्या है? एक्टिव का मतलब भी यही है, जो स्पीकर बोल रहा है उसको एग्जैक्टली वैसे ही समझो। और एग्जैक्टली कब समझोगे? जब आप स्पीकर के माइंड को मैप करोगे। तो दोनों चीज़ें सेम ही हुई, ऑल्दो दोनों के डिफरेंस थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस है उन लोगों के बीच में, दोनों की डेफिनेशंस के बीच में, बट दोनों इनसेपरेबल हैं, ठीक है। टू बी एन इफेक्टिव लिसनर वन हैज़ गेट completely involved in the communication process and be fully present. When it is said fully means physically, mentally, emotionally, psychologically present. fully present मतलब अपना मतलब फिजिकली भी प्रेजेंट होना है आपको, मेंटली भी उसी सिचुएशन पे रहना है, और अपने इमोशंस को भी इधर उधर भागने नहीं देना, और साइकोलॉजिकली मतलब अपना मतलब कहीं माइंड में कोई और खिचड़ी नहीं पकानी है आपको। हर चीज़ से आपको प्रेजेंट रहना है किसी भी कॉन्सेप्ट को सुनते हुए, तभी आप उस कॉन्सेप्ट को 100% समझ पाएंगे, ठीक है। तो यानी कि आपको इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होने देना अपने आप को। अ पर्सन में बी मेंटली प्रेजेंट बट इमोशनली डिस्टर्ब बाय समथिंग एल्स। कि जैसे कि अभी आप यहाँ पर लेक्चर सुन रहे हैं बट बाहर बहुत अच्छी से बारिश हो रही है, प्यारी प्यारी सी, और आपका मन कर रहा है कि कब ये लेक्चर ख़त्म हो, बोरिंग लेक्चर, और फिर मैं बाहर जाके बारिश को एंजॉय करूँ। तो ये क्या है? ये आपको इमोशनली बहका रही हैं आपको अपनी मंजिल तक जाने से, और आप बहक जाओगे तो फिर कॉन्सेप्ट जो है वहीं छूट जाएगा। तो आपको फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली हर तरह से एक सिचुएशन में प्रेजेंट रहना है उसे समझते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इफेक्टिव एंड एक्टिव लिसनिंग जो है ख़त्म होता है। इफेक्टिव और एक्टिव लिसनिंग करते करते आपके पास कुछ बैरियर्स आ सकते हैं। बैरियर्स बोले तो ये कि शायद अब मैं आपसे बात कर रही हूँ और बात करते करते बीच में कट हो जाए लाइन, या फिर ये वीडियोस ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, तो वो क्या है? वो बैरियर्स हैं। तो वो बैरियर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।